Let us start discussing laws of refraction on the basis of Huygens principle. कल हमने laws of refraction किए थे, आज हम करेंगे laws of refraction on the basis of Huygens principle. Let us have two media of refractive indices mu1 and mu2 and a separating surface xy. Separate these two media. C1 is the velocity of light in this medium, that is of refractive index mu1, and C2 is the velocity of light in the refractive index of mu2. तो आपको डेफिनेशन से ही खुद ही पता है कि mu1 क्या होता है, C वैक्यूम में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय C1, किसी दूसरे मीडियम में क्या है C by C2, और अगर मुझे ये चाहिए mu21 मीन्स mu2 by mu1, तो आप क्या कह सकते हैं C by C2 और मल्टीप्लाई का C1 by C कैंसल हो जाएगा, तो mu21 इज इक्वल टू C1 by C. ये हमें वैसे पहले से ही पता है कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तो ये फॉर्मूला पहले से पता. अब आप देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट लगाना है. हमने कहा लेट अस हैव ए प्लेन वेव फ्रंट. ये एक प्लेन वेव फ्रंट है AB. इट इज इंसिडेंट ऑन द सेपरेटिंग सरफेस XY पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. इस I पे आया. ये मैंने इंक्लाइंड किया है, तो इसका एक हिस्सा यहां जल्दी कोलाइड करेगा और एक हिस्सा थोड़ी देर बाद करेगा. आपको हाइगन्स प्रिंसिपल से पता है कि जी AB वेव फ्रंट है, इसके हर पॉइंट से वेवलेट चलेंगे, सेम फेज में होंगे, लेकिन इसका A पार्ट तो सेपरेटिंग सरफेस पे आ गया, बट सेकेंडरी वेवलेट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B विल टेक टाइम T टू हिट द सेपरेटिंग सरफेस एट A'. मान लिया हमारा ये T टाइम लगा, तो हम क्या कह सकते हैं BA' इज इक्वल टू C1T. क्या उतनी देर तक A से चलने वाले वेवलेट्स यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि इकट्ठे चल रहे A और B से चल रहे, हर पॉइंट से वेवलेट चलते हैं, तो क्या B वाले जब यहां टकराएंगे तो A वाले यहीं रुके रहेंगे? नहीं, वो भी T टाइम तक जा चुके हैं. लेकिन किस मीडियम में? किसी दूसरे मीडियम. जैसे कल हमने रिफ्रैक्शन में कहा था वो इधर चले गए थे, रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे थे. अब क्या है रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में. तो कितनी देर के बाद कह रहा हूं, जब ये यहां पहुंचे तो टाइम T हो चुका था और डिस्टेंस इतना कवर हो चुका था. अब मुझे चाहिए A की वेवलेट. ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AB', और वो AB' क्या है C2T. मुझे कौन से सेकेंडरी वेवलेट चाहिए? जो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं. तो A को सेंटर मानिए, C2 इसमें रफ्तार है वेलोसिटी की, तो T टाइम के बाद जब ये यहां पहुंचे तब तक यहां वाले कहां जाएंगे? चारों तरफ जाएंगे, और कहां तक? C2T आर्क की ये आर्क ड्रॉ. अब सेकेंडरी वेव फ्रंट कब आता है? वो किसी टाइम पे ये था, इसके T टाइम के बाद की सिचुएशन देखिए. A B वाले तो A' पर हैं, A वाले इस आर्क पे हैं. क्या करना है सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट डालना है सेकेंडरी वेवलेट्स पर. ये टेंजेंट डाला इस आर्क पे, तो क्या आ गया A' B'. मतलब T टाइम के बाद आफ्टर टाइम T A' B' इज सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये पता चल सेकेंडरी तो है, लेकिन क्या यही रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी है? क्योंकि ये दो बातें एज्यूम की है ना मैंने कि यहां वाले T पे यहां पहुंच गए, यहां वाले यहां पहुंच गए. ये तो अजम्पशन. प्रूव कब होगा? जब मैं ये प्रूव कर पाऊं
कि जी किसी तीसरे पॉइंट से डी से चल के वेवलेट और यहां रिफ्रैक्ट होके अपनी जगह डी डैश आ जाती है इसी वेव फ्रंट पे, तब तो मैं कह सकता हूं जिसका मतलब ये हुआ यहां से जो वेवलेट चले टी टाइम के बाद रिफ्रैक्ट होके अपनी अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, ये मुझे एक से प्रूव करना है। इसका मतलब टू शो A dash B dash as true refracted wave front, true refracted B A dash upon C1, यानी कि B से चलने वालों A डैश तक की टाइम में आए ना, तो टाइम कैसे निकाला B A डैश अपॉन रफ्तार C1 वो और किसके बराबर होनी चाहिए, किसी तीसरे पॉइंट से चलने वाले D से P पे आए और P से D डैश तक आए सेम टाइम में, इतने ही टाइम में। तो मुझे क्या प्रूव करना है, dP अपॉन C1 प्लस PB डैश अपॉन C2, PB डैश अपॉन बी ए डैश अपॉन C1 ये वो टाइम था उसका, उतना ही टाइम सबका, कोई और जरूरी नहीं यहां से लूं तो ये यहां आके और यहां आ जाना चाहिए उतनी ही देर में, तभी तो कहूंगा हाँ ये रिफ्रैक्टेड वेव है। तो ये मुझे प्रूव करना है। इक्वेशन नंबर 4 आई हैव टू प्रूव दिस। अब आप देखिए बेटे कि ड्रॉ PN परपेंडिकुलर ऑन BA डैश, परपेंडिकुलर। अब ये एंगल कल बता चुका हूं मैं, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये रे 1 2 3 रेज हैं इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो जो एंगल इनके बीच में वही एंगल इनके परपेंडिकुलर में तो आ ही गया। बिल्कुल उसी तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये इसके साथ एंगल बना रही थी R, तो इस पे नॉर्मल ये, इस पे नॉर्मल ये, तो उनके बीच में भी R है। अब देखिए ट्राइंगल ABA डैश एंड ट्राइंगल PNA डैश आर सिमिलर, सिमिलर कल कॉन्ग्रुएंट थी, कॉन्ग्रुएंट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन सिमिलर में बराबर नहीं होते। सिमिलर में कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स की रेशियो सेम होती है। ABA डैश PNA डैश सिमिलर है, कैसे, एक एंगल तो कॉमन दोनों में, ये 90 हो गया और ये तीसरा भी अपने आप ही बराबर है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या करूं, फिर ये जो साइड है NA डैश अपॉन BA डैश एंड A डैश डिवाइडेड बाई ये, इसकी बड़े वाली ट्राइंगल इज इक्वल टू PA डैश बाई AA डैश। PA डैश बाई AA डैश। सिमिलरली लोअर भी, ये तो कॉमन है, ये 90 एंगल है, तीसरा अपने आप ही बराबर हो गया। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर। और हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल A डैश B डैश एंड ट्राइंगल PD डैश A डैश आर सिमिलर। उसमें क्या हुआ, PD डैश डिवाइडेड बाई AB डैश is equal to PA dash upon AA dash. From equation 5 and 6, right hand side is same, so left hand side will also be same. तो left hand side क्या हो गई बेटे, NA dash divided by BA dash is equal to PB dash divided by
AB डैश, और इनकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं NA डैश यानी C1T, BA डैश यानी C1T और AB डैश क्या C2T, PD डैश बाई C, T से T कैंसिल हो गया, NA डैश बाई C1 बराबर है PD डैश बाई C, इक्वेशन नंबर 7। विदाउट, अब देखिए मुझे कौन सी इक्वेशन प्रूव करनी थी, ये कि ये और ये बराबर होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन 4, राइट हैंड साइड मैंने ले ली थी, क्या है dP अपॉन C1 प्लस PD डैश अपॉन C, PD डैश अपॉन, दूसरी 40 मिनट करो, फिर तो यार दिक्कत रहेगी, जोड़ दूंगा मैं, जुड़ जाएंगे। ठीक है, कौन है ना, BN इज इक्वल टू DP, ये आगे बराबर, इसमें पुट DP की जगह रखा मैंने BN अपॉन C1 प्लस PD डैश बाई C2, PD डैश बाई C2 क्या आ गया NA डैश बाई C1, और जब इन दोनों को इकट्ठा किया देखो BN प्लस NA डैश, BN प्लस NA डैश क्या बन गया BA डैश, नीचे C1 ही है अपॉन C, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ, प्रूव हो गया ये कि A डैश B डैश इज ट्रू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये तो प्रूव हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, पहले ये एंगल I है, ट्राइंगल ABA डैश में साइन I क्या एंगल के सामने का ये क्या होता है परपेंडिकुलर, BA डैश अपॉन AA डैश, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और यह हाइपोटेन्यूज। इसी तरह ट्राइंगल नीचे वाली AB डैश A डैश साइन R, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर AB डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज AA डैश, AB डैश अपॉन AA डैश। जब मैंने डिवाइड किया इन्हें तो AA डैश कैंसिल हो गया, क्या बन गया BA डैश अपॉन AB डैश, और ये क्या है C1T, नीचे क्या है C2T, T कैंसिल हो गया C1 बाई C2, मतलब साइन I अपॉन साइन R बराबर है C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इक्वेशन नंबर 1 से क्या था μ21, यानी कि स्नेल्स लॉ μ2 विद रेस्पेक्ट। दिस इज द फर्स्ट लॉ कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वन मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विदाउट, तो ये हमारा फर्स्ट में। दूसरा तो वैसे ही है क्योंकि ये AB A डैश B डैश ऑल दीज लाई इन सेम प्लेन, और वो कौन सा प्लेन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड या पेपर। तो उससे क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे क्या है उस बोर्ड के ही में होंगी जब इनके परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। इसी तो चलता ही होगा। लेट अस डिस्कस इंटरफेरेंस ऑन द लाइट। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस पे न्यूमेरिकल भी, कंपटीशन में भी, सब जगह इसके क्वेश्चन आते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट
इट इज द फिनोमिना, नोट्स में डेफिनेशन लिखी हुई है तो मैं लिखूंगा नहीं। इट इज फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो मैंने बोला इससे भी लिख सकते हो, कोई अपने आप लिखना चाहे तो। कोहेरेंट सोर्सेज शब्द आया, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगे? The sources of the light which emit light waves of same frequency या same wavelength, frequency भी हो सकती है, and having zero और constant initial phase। जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज वो बोलते हैं कि जिनका फेज शुरू का या तो जीरो हो या कांस्टेंट तो रहना ही चाहिए, वो बार बार ना बदले, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस उन्हें बोलते हैं कि लाइट एमिट करें जिनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी ही चाहिए, लेकिन उनके लिए फेज भी इंपॉर्टेंट। असली दिक्कत यही होती है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, ये याद रखना। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। हाँ, कोहेरेंट बिकॉज बेसिक चीज क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैन नॉट बी कांस्टेंट बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम देम। इसलिए नहीं हो सकता कोहेरेंट कि फेज वाली थी, वेवलेंथ तो सेम दे सकते हैं लेकिन फेज सेम नहीं दे सकते, और फेज जब बदलता रहेगा तो ये भी बदलेगा। देखिए, हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव किया था लास्ट ईयर, जो वेव्स का टॉपिक था, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में एक ये था, दूसरा स्टेशनरी वेव था और तीसरा बीच थे। 3 फिनोमिना थे, तो हम वहां पर 2 कराते हैं, स्टेशनरी वेव और बीट्स, इंटरफेरेंस 12। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी जगह पर कोई भी 2 वेव्स मिल जाए तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुपरपोजिशन की भी बात मैं बताऊं इसमें, देखिए सुपरपोजिशन डेफिनेशन इंटरफेरेंस की तो बताई थी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है? कोई कहेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव व्हेन 2 or more waves of same nature meet, then resultant displacement is equal to vector sum of individual waves, of displacements of individual waves। जो दोनों वेव जो मिली हैं उनके उस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या होगा? वेक्टर सम, वेक्टोरिकली ऐड होगा। अब अगर मैं बनाने के लिए बनाऊं, देखिए आपके पास एक ये वेव है यहां मिली और दूसरी वेव भी जी इसी की यही मिली थी, ऐसी सेम फेज में मिली, तो एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे मिल रहा है ना, तो वेक्टर सम क्या? डायरेक्शन वही है,
तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट और y वेक्टर बराबर है y1 प्लस y2, दो वेव मिल गई। यहां पर इसको मैं कहूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर भी लाइट प्लस लाइट और ज्यादा लाइट आ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, इंटेंसिटी बढ़ गई ना, ब्राइटनेस बढ़ गई ना, जहां पे क्रेस्ट पे मिले या ट्रफ पे मिले वहां पर ब्राइटनेस बढ़ जाती है। और हम बाद में इस टॉपिक के बाद में कहेंगे कि मैक्सिमा आ जाएगा, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी आ गई, मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज हो गई ऐसा। अगर दोनों वेव ऐसे मिल गई, एक ये वेव है और दूसरी वेव ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या होगी? ये रिजल्टेंट, ये 1, ये 2 और ये रिजल्टेंट। कि देखो ऊपर की तरफ 5 है मान लिया, नीचे 3 है, तो 2 ही तो बचा एम्पलीट्यूड। इस तरह से, ठीक है, तो इस ढंग से आप इसको बता सकते हैं। ये कौन सा हुआ? डिस्ट्रक्टिव, जहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कम हो रही है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है। एक बार दोबारा देखिए, इट इज द फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources। अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आके मिलती है किसी मीडियम पे, सुपर इम्पोज होती है, तो मीडियम में लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं तो ज्यादा चमक आ जाती है, कहीं डार्कनेस आ जाती है, इस तरह एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट। आप ये कह सकते हो जी हमने इस कमरे में ट्यूब जला रखी है, फिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इन दोनों से हम ये नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ठीक है, जनरल इल्यूमिनेशन होती है। आप साउंड में भी ऑब्जर्व करते हैं, कई बार ये सामने असेंबली हो रही है, सामने 2 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, एक लाइन को तेज सुनेगा, दूसरी लाइन को धीमा सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो कंप्रेशन और कंप्रेशन मिलते हैं, मैक्सिमा आ जाता है। साइड वाली में एक का कंप्रेशन, दूसरे का रेयरफैक्शन, उससे मिनिमा आ जाता है। दैट्स व्हाई one person can hear loud sound, other can hear faint sound। ठीक है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द साउंड वेव। यहां पर वही किसका है? लाइट वेव। ठीक है, हु इन्वेंटेड दिस? ये इन्वेंट किया यंग ने सबसे पहले 1802। देखिए वो कितने माइक्रोस्कोपिकली भी सोचते थे। 1802 में उसने ऑब्जर्व किया इंटरफेरेंस। यंग्स, और यही पूरे इसमें टॉपिक यही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जस्ट समझने का है, ये तो इसको पॉपुलरली हम लिखा करेंगे YDSC, जैसे न्यूमेरिकल के लिए लिखवाऊंगा इन YDSC, ऐसे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया कि देखिए एक सोर्स लिया, मेन सोर्स, नैरो एस, मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा से इल्यूमिनेट किया। सिमेट्रिकली with respect to this, he put 2 narrow slits, S1 and S2. These are the 2 slits. इस S के with respect to, जब एक वेवलेंथ होती है तो आप कहते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ दे रहा है। देखिए कि ये S1 एंड S2 आर द 2 स्लिट्स, जिनके नाम पर ये डबल स्लिट है।
ये है वो दो स्लिट एक्सपेरिमेंट। किस लिए किया गया कि एक सोर्स के दो सोर्स बनाने के लिए, और वो दोनों हमने क्या कहा था, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए जाएंगे, दे शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स। एक ही सोर्स से दो सोर्स निकालने पड़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर बता रहा हूं मैं कि जी इसका वेव फ्रंट ड्रॉ की, ये पॉइंट सोर्स है, कैसे वेव फ्रंट होंगे, सफेरिकल। कि जी इसका ये आ गया किसी टाइम के बाद, फिर दूसरे टाइम के बाद, फिर तीसरे टाइम के बाद, ये दोनों बराबर थे तो ये सेम आर्क पे आएंगे ना, सेम आर्क पे आए ना, यानी एक ही वेव फ्रंट पे आए ना। और हाइगन का दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा था, वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स है, हर पॉइंट एक नया सोर्स है। मिलाना नहीं, हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट नहीं चाहिए। हमने क्या कहा कि पहला पोस्टुलेट, पहला ये कि हर पॉइंट एक सोर्स है, तो जी ये भी एक सोर्स बन गया। यहां से भी लाइट चारों तरफ चलेगी, यहां से भी चलेगी। और शुरू में एक ही वेव फ्रंट पर है ना, फेज डिफरेंस कितना, 0। कल कंसेप्चुअल लिखा था कि एक ही वेव फ्रंट के दो पॉइंट से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का फेज डिफरेंस 0, यानी इन दोनों के बीच में जो शुरू में कोई फेज नहीं था। अब आप देखिए, मान लिया जैसे इस सोर्स का फेज बदलता रहा, देखो यहां से यहां 5 लैम्डा होगी, तो यहां और यहां के बीच में तो 10 पाई का फेज डिफरेंस हो गया ना। कल कहा था लैम्डा का मतलब, लैम्डा दूरी का मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस। ये भी 5 लैम्डा, ये भी 5 लैम्डा, तो जो लाइट यहां से चली उसके और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना फेज हो गया, 10 पाई। यहां भी 10 पाई, तो जो यहां से नई वेव चली उनमें कितना है, 10 पाई माइनस 10 पाई क्या हो गया, 0। हर सोर्स का फेज बदलता रहता है। अब देखो इसका बदलेगा भाई, 10 पाई और हो गया, थोड़ी देर बाद इसका अपनाए, अरे फिर ये 10 पाई, तो यहाँ 10 पाई का आना ही था, तो 20 पाई यहां से चले, इसका भी 20 पाई। इनका आपस में अंतर कितना, 0। चाहे ये कुछ बदलता रहे, यहां से जो वेवलेट चलेंगे उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0। कोई नहीं बची, कांस्टेंट भी हो सकता। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि जी इसको और इसको बराबर दूरी ना लेके इसको थोड़ा ऊपर ले गया, तो ये अगला वेव फ्रंट हो गया ना। मान ले यहां से यहां का अंतर 6 लैम्डा का होगा, तो यहां से जो चलेगा उसका कितना, 12 पाई, इसका कितना, 10 पाई, तो अंतर क्या रहेगा, 2 पाई, हमेशा कांस्टेंट। इसीलिए कोहेरेंट सोर्सेज हैज टू बी डेराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स। एक ही मेन सोर्स से दो सोर्स ये बनाए। व्हाट द पॉइंट, अब समझिए, ये स्क्रीन है हमारी, इनके बीच की दूरी को आमतौर से हम कहेंगे स्मॉल डी। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो अगले दोनों टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए स्मॉल डी, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी, काफी दूरी, ज्यादा दूरी पे रखी। अब ये स्क्रीन का सेंटर, मैंने क्या कहा, हर सोर्स से चारों तरफ लाइट वेव चलती है। तो देखिए कि यहां से लाइट वेव चलेंगी और कहां पहुंचेंगी, यहां। क्या आपको ये नहीं लगता ये दोनों तो बराबर दूरी है, बराबर दूरी है ना, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 0। फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। लैम्डा के लिए क्या होता है, 2 पाई, अरे 0 है तो 0। इसका मतलब मान लिया, उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने 10 लैम्डा पहुंचाई थी, यहाँ 10 लैम्डा, 10 वेवलेंथ के बराबर की दूरी है ये, तो 10 लैम्डा तो यहां हो गए, तो यहां क्या शुरू हो रहा है, 11वें का क्रेस्ट। ऐसे वेव आ रही है ना, एक वेव पूरी होने का मतलब एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ, ऐसे कैसे वेव आई। तो यहां पर
10 लेमडा हो चुके हैं, इसके भी 10 लेमडा, तो क्रेस्ट आया 11वें का शुरू हो रहा है, और इस वेव का भी क्या हुआ 11वें का एक क्रेस्ट शुरू हुआ। तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट नहीं आ गया, तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अरे अभी बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक के क्रेस्ट पे दूसरे का क्रेस्ट ही मिल जाए तो रिजल्टेंट बढ़ जाता है, मुझे नहीं समझ आया। तो मैक्सिमा हो गया, और इस मैक्सिमा को क्या कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा। ब्राइटनेस बढ़ गई यहां पर। अब थोड़ा सोच के देखिए कि अब मैं जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हूं तो ये अंतर बढ़ेगा ना पाथ का। मैंने कहा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां अंतर 0 था, यहां अंतर आ गया मान लिया λ/2। देखो पहले 0 है, फिर क्या आएगा λ/2, फिर λ/λ। ये नहीं कि बीच के नहीं आएंगे, बीच के भी आएंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूं जब या तो वो सुपर इंपोज कर रहे हैं या बिल्कुल काट रहे हैं। λ/2 आ गया, तो इसका मतलब एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्या पहुंचा यहां पर, ट्रफ। ये देखो क्रेस्ट और ट्रफ के वेव ऐसे है ना, तो λ/2 का मतलब ये है, इतनी दूरी का अंतर है, एक इतनी फालतू जा चुकी है, तो सीधी सी बात है एक का क्रेस्ट पहुंचेगा तो दूसरे का क्या पहुंचेगा, ट्रफ। ऐसा नहीं कि 0 और λ/2 में नहीं होंगे, होंगे यहाँ λ/20, λ/10, λ/ कुछ और होंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट आए तो गाना, मैं ऐसे कह रहा हूं आए तो गाना, तो वो कौन आया, λ/2। एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, कैंसल करके जी। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, मिनिमा, डार्कनेस, मिनिमा। इसी तरह फिर क्या होगा, इसी तरह से यहां पर क्या होगा कि भाई और थोड़ा सा दूर चले तो इसकी वेव कुछ और इधर से वेव कुछ और, तो यहां कौन पहुंचा, अरे मान लिया लैम्डा का अंतर हो गया, तो ये मान लिया 8 वेवलेंथ, तो 9वें का क्रेस्ट, और इससे दूरी बढ़ गई तो ये 12 वेवलेंथ, मतलब 4 लैम्डा का फर्क, तो 13वें का क्रेस्ट। तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट यानी कि मैक्सिमा। फिर मैक्सिमा यानी कि मैं जनरलाइज वे से क्या कह सकता हूं, वी हैव ए, देखो भाई समझ लो, वी हैव ए मेन, सो एक बार समराइज कर रहा हूं इस पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग वाज द फर्स्ट वन इन 1802, 1802 में ही इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। He took a source S, narrow source, which is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda. मोनो का मतलब सिंगल वेवलेंथ, एक ही कलर, रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू, ठीक है, व्हाइट लाइट नहीं लेनी। ये S1 और S2 दो सोर्सेज हैं, सिमेट्रिकली बराबर दूरी पे रखे हुए हैं, तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है, these S1 and S2 lie on the same wave front, और एक ही वेव फ्रंट पे, तो हर पॉइंट वेव फ्रंट का क्या होता है, सोर्स होता है नया, तो यहां से लाइट चल पड़ी, यहां से लाइट चल पड़ी। अब वो लाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग फेज में सुपर इम्पोज होती है। जैसे यहाँ सेंट्रल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो जी इससे भी उतनी है दूरी, इससे भी उतनी है दूरी। जैसे मैंने उदाहरण बताया 10 लैम्डा दूरी ये है, 10 लैम्डा दूरी ये है, तो 11वें का क्रेस्ट शुरू हुआ, इसका भी 11वें का क्रेस्ट, तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट मिला तो क्या होगा, वो डबल होगी, यानी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, एंड आई गेट सेंट्रल मैक्सिमा। इसके थोड़ी सी ऊपर जाकर कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जब इससे तो दूरी नजदीक हो गई और इससे थोड़ा दूर हो गया, लेकिन इनके पाथ का अंतर कितना हुआ, λ/2। λ/2 का मतलब है इतना अंतर, इतना फालतू एक ट्रेवल कर चुकी है, इतना, सीधी सी बात है, एक तो इतना ज्यादा ट्रेवल कर ली तो एक का क्रेस्ट पहुंचेगा, दूसरे का ट्रफ, क्या होगा, मिनिमा, कैंसल करेंगे एक दूसरे को। एंड इसी तरह फिर लैम्डा आएगा, फिर मैक्सिमा, फिर 1.5 लैम्डा आएगा, फिर मिनिमा, फिर 2 लैम्डा मैक्सिमा, फिर 2.5 लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमा, एंड सो।
और इसी तरह दूसरी तरफ। तो व्हाट कैन वी से कि द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग जीरो फेज डिफरेंस। शुरू में अंतर कुछ नहीं, यहाँ का कोई अंतर नहीं, यहाँ पहुंचते पहुंचते क्रेस्ट या ट्रफ मिलता वो पाथ के आधार पर है। जो कम दूरी बराबर दूरी तो जीरो का अंतर, जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। और जो बताया था कल की लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना 2 पाई, उसके हिसाब से आप फेज निकाल लेंगे और वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाय अल्टरनेट मिनिमा एंड मैक्सिमा corresponding to the different path difference और phase differences. Is it clear? तो ये है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझने के लिहाज से कि भाई कैसे मैक्सिमा और मिनिमा हमारे बनते हैं। मैक्सिमा पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, मिनिमा पे सबसे कम, और अगर ये बराबर वैल्यू क्या हो तो जीरो। अरे एक का क्रेस्ट 5 है, दूसरे का टर्फ भी 5 है, तो जीरो कैंसिल करके तो जीरो होगी ना। तो अब यहाँ और यहाँ के बीच में और भी तो वैल्यू है, यानी यहाँ पर ना तो मैक्सिमम 2a हुई, एम्पलीट्यूड a है, तो यहाँ का 2a और यहाँ का 0, तो बीच में भी तो है 2a, a/4, a/3, यानी कि मिनिमम मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता कि जब मैं प्लॉट करूंगा तब बताऊंगा आपको। मैक्सिमा का मतलब यूं ना होता है और सारा मैक्सिमा बराबर इंटेंसिटी का है ना। मैक्सिमा प्लॉट करूंगा तो ऐसे आएगा। यो है वो पॉइंट जो बीच का, बिल्कुल बीच का जहां कैंसल कर रही है, और यो है जहां पर बिल्कुल λ/2, तो बीच में और भी तो इंटेंसिटी अलग अलग। तो एक ब्रॉड ऐसे होता है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा इस ढंग से। इज इट क्लियर? ये let us discuss condition of maxima means bright fringes or constructive interference and minima dark fringe या destructive interference। अब आप इसको समझिए कि भाई मैं क्या कह रहा हूं। पिछले टॉपिक में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने आपको ये बता दिया, फिजिकली बताया कि भाई यहाँ पर देखो 10 लैम्डा 10 लैम्डा अंतर 0 हो गया, मैक्सिमा हो गया। वो मैथमेटिकली प्रूव करनी है इसमें कि भाई हर वो पॉइंट मैक्सिमा होगा जहां पर दोनों लाइट वेव लैम्डा के पाथ डिफरेंस से पहुंचेंगी, यानी कि 2 पाई 4 पाई ऐसे पाथ डिफरेंस से पहुंचेंगे। तो मैंने वही तो बताया कि एक के 9 लैम्डा, एक के 12 लैम्डा हो गए तो मैक्सिमा आया वो। क्यों? क्योंकि अंतर कितना था 3 लैम्डा। वहां मैंने बताया कि 10वें का क्रेस्ट शुरू हो गया, 13 लैम्डा हो गए तो मैंने बताया 14वें का क्रेस्ट शुरू हो गया, तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट मिला था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन यहां पर मैथमेटिकली उन बातों को प्रूव। हाँ भाई, मैक्सिमा का मतलब ये है जहां जहां पे आएगा रिजल्ट वही, जहां जहां पे लैम्डा का मल्टीपल में आता है पाथ डिफरेंस में, वो पॉइंट मैक्सिमा होगा। जहां जहां पे λ/2 का ओड मल्टीपल आएगा, आप याद करिए मैंने कहा λ/2 पे, फिर 1.5 लैम्डा पे, फिर क्या कहा 2.5 लैम्डा पे, यानी 5/2 लैम्डा पे। तो इस तरह से 1, 3, 5 λ/2 का ओड मल्टीपल जहां मिलेंगे वहां पर क्या होगा मिनिमा, डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये हमने वहां फिजिकली बताया था या मैथमेटिकली आई था। लेटस देखिए, हमने कहा लेटस कंसीडर ए पॉइंट वेयर 2 सोर्सेज ए साइन ओमेगा टी लाइट वेव फ्रॉम 1 सोर्स। एक सोर्स से यहां पर जो लाइट पहुंची उसका डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी सोर्स से y2 जो पहुंची, देखिए उसने रास्ता ज्यादा तय किया है वहां पहुंचने। एक जनरल बात ले रहा हूं, रास्ता ज्यादा तय किया तो उसका फेज क्या होगा ज्यादा। मैंने कहा b, इसको b मान लो, ये भी थोड़ा सा मान लो अलग भी दे रखे हो। यद्यपि एक ही सोर्स से 2 निकाले जाते हैं तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन फिर भी आर्टिकल हम कर रहे हैं, अलग हो जाए तो बाद में तो बराबर तो हम फिर भी पुट कर देंगे, लेकिन बराबर में अलग होना थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि दूसरे सोर्स से जो लाइट चली उसका एम्पलीट्यूड भी है,
और उसका फेज वहां पर पहुंची तो क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव फेज के साथ पहुंचे, दिख रही है ना। ये ज्यादा दूरी तो ज्यादा पाथ डिफरेंस, ज्यादा फेज डिफरेंस, और उसका फेज डिफरेंस एक जनरल बात हमने मान ली, फाई का फेज डिफरेंस क्या है, फाई का फेज। अब दोनों वेव वहां पर मिल गई तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है y1 प्लस y2, क्योंकि साइन की टर्म में तो फेज एंगल इसी के अंदर समाये हुए, तो ये क्या हो गया y1 प्लस y2। अब दोनों की वैल्यू पुट की भाई मैंने, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन, एक स्टेप कम कर दूं, ये आना चाहिए यहां पर साइन a प्लस b। क्या होता है दिशा, साइन a प्लस b खोलेगी तो करेक्ट, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो a क्या है ओमेगा टी, b क्या है फाइव, तो b साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस b cos ओमेगा टी साइन। ये एक स्टेप कम कर दिया इसको खोल के और b से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। अब देखिए a साइन ओमेगा टी और इसमें भी साइन ओमेगा टी, हमने इसको इकट्ठा किया a प्लस b cos फाइव और बाहर लिख दिया जी साइन ओमेगा प्लस b साइन फाइव और cos ओमेगा। अब देखिए दो वेव थी साइनोसॉइडल टाइप की, मैं चाहूंगा कि जो मिलेंगी तो भी वेव तो नेचर तो वही रहेगा, साइनोसॉइडल ही तो रहेगा, एम्पलीट्यूड बदल सकता है, फेज बदल सकता है, लेकिन वैल्यू तो नेचर तो वही रहेगा। इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये एसी में भी बताया अलग अलग आए हैं ये कि साइन थीटा कॉस ओमेगा टी वगैरह वगैरह, तो इसमें क्या करेंगे हम, लेट a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मान लिया मैंने अपनी तरफ से। मैं निकालना चाहता हूं मिलने के बाद एम्पलीट्यूड कितना है, तो साइन के आगे जो लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड है। ये a और b एम्पलीट्यूड किसके हैं, इन दोनों वेव्स के। अब मैं चाहता हूं मिलने के बाद क्या एम्पलीट्यूड आया, तो मैंने कहा जी r आया मान लिया, तो इसको मैंने लिखा r cos थीटा, जिसमें cos आया हुआ उसको cos ही, और जिसमें साइन ये कांस्टेंट है ना b साइन फाइव, इसे लिखा मैंने r साइन थीटा। कोई फर्क पड़ा, नहीं मान सकता हूं। अब कोई कहे r क्या है थीटा क्या, अरे वो तो इनसे निकाल लूंगा, वो तो निकालना ही है। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करिए, जो पहले मैं बनाना चाहता हूं कि जो मिली है उस टाइप की, r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन ओमेगा टी साइन थीटा कॉस ओमेगा। r कॉमन ले लूं, क्या बन गया साइन a cos b प्लस cos a साइन b, फिर वही इक्वेशन क्या बना y इज इक्वल टू r कॉमन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे जैसी तो सारी वेव थी वैसा ही तो आ गया, मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना r, रिजल्टेंट वेव का फेज पहली वेव से थीटा आगे, पहली वेव से थीटा आगे, यही तो आ गया। अब इस r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। भाई मैंने एज्यूम किसको किया है, यहां एज्यूम किया है, इसी से निकालूंगा। क्या हुआ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इनको इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या एक स्टेप में वैसे बता दूं a प्लस b cos फाइव का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है 1, वो क्या होता है 1, ये 1 आ गया जी। अब इसको ये भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और ये क्या बन गया राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर, उसको इधर लिख लूं आर स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, b स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, क्या हो गया 1, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos फाइव, ये क्या हो गया 1। तो r क्या बन गया रिजल्टेंट, r is अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ये बन गया। ये कहां पढ़ा है आपने, अरे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम यही तो होता है। ट्राइंगल लॉ कि दो वेक्टर हो a और b वैल्यू के, उनके बीच में फाई एंगल हो तो वेक्टर सम यही आता है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट। ये दोनों वेव के एम्पलीट्यूड थे a और b, उन दोनों के बीच में अंतर कितना था, साइन साइन ओमेगा टी फाई का अंतर था। जैसे ही तो है कि ये एक वेक्टर a और ये दूसरा वेक्टर b और इनके बीच में एंगल फाई, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, यही तो आ गया रिजल्टेंट। समझ रहे हो, तो ये है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। अगर मुझे ये चाहिए थीटा चाहिए तो डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या बन गया r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, और ये क्या बन गया b साइन फाइव अपॉन a प्लस b cos फाइव। तो r से r कट गए tan थीटा हो गए, तो यही तो वैल्यू है tan थीटा की। वहां भी आती थी, इसको बीटा बोलते थे, तो ये आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। असली सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू। जैसे देखिए ना, जैसे मैंने कहा एक का एम्पलीट्यूड ये है जी a, यो है एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। y बराबर तो बदल रही है साइनोसॉइडली, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कब होगा a, AC वाले में बताया तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। b दूसरे का ये b है एम्पलीट्यूड, तो इन दोनों के मिलने के बाद रिजल्टेंट a प्लस b हो जाएगा। कब, जब सेम फेज में हो। देखो cos, अभी मैं बताऊंगा फिर आपको, cos फेज सेम फेज में हो 0 2 पाई, तो cos 0 तो 1 होता है, ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, यहां तक कोई डाउट हो तो। अब देखिए थोड़ा सा इसको इलेबोरेट मैं करता हूं इंटेंसिटी की टर्म में। और ये शायद नोट्सों में एज सच नहीं लिखा हुआ है, आप उसके साथ लिख भी दें। देखिए दो वेव हमने कहा कि आर एम्पलीट्यूड आ गया भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ये r है रिजल्टेंट इन दोनों वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड a होंगे। मैंने होल स्क्वायर किया r से,
ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसको भी मैं कैसे लिख दूं, चलो बाद में अगली लाइन में ए बी कॉस फाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। वेव एनर्जी ऑफ द एसएचएम में आती है 2 पाई स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आती थी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं ये कह दूं बेटा इंटेंसिटी इज इक्वल टू के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे होता है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय के से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, के आर स्क्वायर, के ए स्क्वायर, के बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के ए स्क्वायर। मैं एक स्टेप इसमें भी कम कर रहा हूं, अंडर रूट के बी स्क्वायर कॉस फाई लिख सकता हूं इसे। अरे के तो गुना किया तो अंडर रूट के क्या होगा, के और अंडर रूट ए स्क्वायर ए, अंडर रूट बी स्क्वायर बी। मैंने इंटेंसिटी की फार्मूला बनाना है, एम्पलीट्यूड का ये है, इंटेंसिटी चाहता हूं। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, ये क्या बन गई, ये कौन सा एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जब वो मिल गई थी दोनों में तो ये क्या होगी, उस फार्मूले से आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब उनके मिलने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर कैसे आएगी, के स्मॉल ए स्क्वायर। अरे पहले की इंटेंसिटी है ये, पहली वेव का एम्पलीट्यूड की ए स्क्वायर था, ए था, क्या बन गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 और cos। ये हमारा रिजल्टेंट का है, ये हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला, सीधा इंटेंसिटी का लगा सकते। ठीक है, ये जहां नहीं लिखी हुई वहां लिख लो। गॉट द पॉइंट। अब मैं चाहता हूं जी, देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो चाहे एम्पलीट्यूड हो, ए और बी तो मुझे दे रखे हैं एम्पलीट्यूड, दोनों वेव के अंतर अलग अलग जगह पे बदलेगा क्या, फाई फेज बदलेगा। जैसे वहां सेंटर पे मिले थे तो 0 का फेज था, कहीं पाई का, कहीं 2 पाई का, कहीं 4 पाई का, कहीं 2 पाई बाई 3 का, वो बदलेगा जगह बदलने से। इसीलिए जब ये फाई बदला तो देखो इंटेंसिटी बदलेगी, जब फाई बदला तो आर बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा। समझ गए, इस तरह से आप क्लियर। अब अभी आ जाएगा जी कि आई रिजल्ट, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कंडीशन निकालनी, ये तो जनरल फार्मूले है, कुछ हो जनरल है। अब मैंने क्या निकाली थी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा मिनिमा या ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के लिए, भाई सब कुछ डिपेंड तो फिर फाई पे कर रहा है ना, फाई पे ही तो डिपेंड कर रहा है सब कुछ। और फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 + 1 cos फाई। यानी देखिए कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब, अरे जब cos फाई +1 होगा, cos और sin की वैल्यू प्लस और -1 के बीच में वेरी करती है। तो जी जब cos फाई की वैल्यू +1, अब सोच के देखो
cos 0 क्या होता है 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, मतलब अरे ये तो 2 पाई का मल्टीपल जो भी होगा, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ cos 2n पाई। n की वैल्यू क्या होगी बेटे 0 1 2 3। तमन्ना समझ नहीं आ रहा आपको? पूछने में नहीं हिचकिचाएं आप बोलो देखो, क्योंकि cos जो होता है याद करिए कि ये 0 90 180 यानी कि पाई, ये 0 ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये आ गया 2 पाई। इस लाइन पर 1 होता है प्लस 1 cos, इस पे क्या होता है माइनस 1। तो देखो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 7 मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल या इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो cos से cos हटाए तो फाई आ जाना 2n पाई, ये कंडीशन है भाई। n इज इक्वल टू 0 किसको बता रहा था? सेंट्रल मैक्सिमा जो बीच का था। उसके बाद पहला कितने पे 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे। कोई आता है कि 5वें, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जो कितना आसान नीट वगैरह में भी, कि 5वां मैक्सिमा है, उस पे पहुंचने वाली वेव्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा 10 पाई। n की जगह 5वें तरफ ना 5 2 10 10 पाई। अब अगर मैं कहूं कि इसको पाथ डिफरेंस में बदलो, ये फेज आ गया, पाथ डिफरेंस कितना होगा आपको पता है? 2 पाई फेज के लिए, फेज 2 पाई हो तो पाथ डिफरेंस क्या होता है लैम्डा। एक हो तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, और मेरा इतना है 2n पाई हो तो मल्टीप्लाई बाई 2n, तो 2 पाई कट गया n लैम्डा। अरे वही तो आ गया पाथ डिफरेंस जो मैंने वहां फिजिकली समझाया था, n लैम्डा। n क्या है 0 1 2 3। सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या अंतर था मैंने बताया था 10 लैम्डा और 10 लैम्डा, अंतर क्या हो गया 0। फिर कहा था जी पे 1 लैम्डा का अंतर हो, फिर 2 लैम्डा, फिर 3, वही तो बात बताया। तो इसमें कंडीशन में क्या लिखी हुई है? यही तो कंडीशन है कि फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 सुपरपोजिंग वेव्स शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा का पूरा मल्टीपल होना चाहिए, और फेज डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी n मल्टीपल ऑफ किसका 2 पाई का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, या इवन 2n को लिख दूं तो इवन हो गए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एक समझ गए? इन सब के लिए क्या होगा, बार बार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। लैम्डा बाई 4 दे रखा है जी, और फार्मूला क्या कहता फाई का, आपको अंतर दे दिया लैम्डा बाई 4 है 2 वेव्स के बीच में। अरे तो देख भी लो, ये कहा कि 2 सोर्स से आने वाली वेव्स कोहेरेंट सोर्स, लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस है, बताओ इंटेंसिटी क्या है? तो फार्मूला इंटेंसिटी निकालनी है तो यो है, इसमें तो फाई की जरूरत है, ये तो फेज है, तो बदलना पड़ेगा। लैम्डा के लिए 2 पाई, 1 के लिए कितना, लैम्डा बाई 4 के लिए कितना, 90 आ गया। यहाँ कोस 90 रखेंगे तो ये 0 हो गया, I1 प्लस I2। और जब तक ना दिया जाए ना कि भाई अलग अलग लाइट इंटेंसिटीज हैं या अलग अलग, तो आप एक मानेंगे, I1 और I2 बराबर मानोगे, A और B बराबर मानोगे, अगर ना दिया जाए। समझ गए? क्योंकि सेम कोहेरेंट सोर्स से निकालनी है तो ऐसे ही। इज इट क्लियर? तो ये ईदगाह रहा हूं शुरू से। लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस कितना, 1 के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा बाई 3 4 के लिए लैम्डा बाई 2। तो इनका बदलना हम चलता है। अब चलो ये तो कंडीशन आ गई,
फिर एक कंडीशन पुट होके आया कितना, आर मैक्सिमा कितना आया, एम्पलीट्यूड आर मैक्सिमा क्या हुआ, अरे cos फाई को 1 रखो, क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया cos फाई की जगह 1, क्या बना, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी बन गया आर मैक्सिमा। देखो फिजिकली भी तो बताया था कि ये 2 एम्पलीट्यूड है, ये 3 है, तो 5 तक जाएगा ये a प्लस बी एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो, इस तरह से आप cos फाई को 1 रखूंगा तो आई क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम, अरे क्या आई मैक्सिमम, ये शायद नहीं लिखे हुए यहाँ पर, अलग से तो लिखे हुए हैं अलग अलग, लेकिन शायद इनके साथ नहीं लिखे, 2 अंडर रूट आई 1 आई, ठीक है, तो ये क्या बना, अरे भाई ये बन गया रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनी वो रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी, इस ढंग से आई मैक्स। अब क्या करें, मिनिमा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारी बातें न्यूमेरिकल्स के लिए और कंपटीशन में भी इन्हीं पर आते हैं बेस्ट। अब मैं कहूं जी ये तो मैक्सिमा की आ गई, कंडीशन ऑफ ब्राइट, इसी तरह कंडीशन ऑफ मिनिमा भी तो हो सकता है भाई, कहां कहां पर डार्कनेस है, डार्क फ्रिंज, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, यानी कि मिनिमा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, भाई सारा दारोमदार इस आर में और इस इंटेंसिटी से डिपेंड किस पे, ए और बी तो फिक्स है, i1 और i2 तो फिक्स है, वो 2 सोर्स से आ रही है लाइन, लेकिन सारा दारोमदार बढ़ाना घटाना किस पर डिपेंड करता है, cos फाई, और cos फाई किस पे डिपेंड करता है, फाई पर। तो हमने कहा cos फाई क्या होना चाहिए, -1, तो cos फाई की कम से कम वैल्यू -1। अब माइनस कहाँ होती है, देखो यहाँ इस साइड में, cos पाई मिनिमम, फिर घूम के आया cos 3 पाई -1, फिर cos 5 पाई, फिर यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड, तो इसको ओड बनाऊं तो क्या कहूँ करते, cos 2n - 1 पाई, cos 5 cos 2n - 1 में लिखा, ठीक है ना, n को 1 रखो, क्या आ गया, पाई आ गया, 2 रखा 3 पाई आ गया, 3 रखा 5 पाई आ गया, वो मैं बता चुका हूं -1। तो अब आप क्या कहोगे, n की वैल्यू है 1 2 3 ऐसे, इंटीजर है, तो फाई कितना हो गया बच्चे, 2n - 1 पाई। अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई गुना 2n - 1 इंटू पाई। भाई 2 पाई के लिए कितना, लैम्डा, पाथ डिफरेंस निकालना है, 2 पाई के लिए कितना, लैम्डा, एक के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई, और इतने सारे के लिए गुना में, तो पाई से पाई, 2n - 1 लैम्डा पाई, ये क्या है, ओड, किसका मल्टीपल, लैम्डा बाई 2 का,
फिजिकली वहां समझाया था 1.5 लैम्डा, आधा लैम्डा, 2.5 लैम्डा, वो सारे क्या होते हैं? मिनिमा। यहाँ पर मैथमेटिकली सो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है? कंडीशन फॉर द मिनिमा इज कि द वेव पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव सुपरपोजिंग शुड बी odd multiple of lambda by 2 और phase difference should be odd multiple of pi, odd multiple of pi, ये होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन। कोई कहते जी तीसरा मिनिमा है, बताइए फेज डिफरेंस कितना है? तो इसी से तो निकाल दूंगा। इनकी जगह 3 रख दिया, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 पाई का है। क्योंकि जी तीसरे मिनिमा पर पाथ डिफरेंस कितना है? 5 लैम्डा बटे 2.5 लैम्डा, इस तरह से। अब फिर ये तो कंडीशन है। फिर मिनिमा आया कितना? ये कंडीशन रख दो, मिनिमा की वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमा जैसे इसमें a प्लस बी था, उसमें a माइनस भी आ जाएगा। आर मिनिमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी। हो सकता है b बड़ा हो तो b माइनस भी आ जाएगा, उससे फर्क नहीं। क्लियर? और आई मिनिमा कितना आ गया? आई मिनिमा इसमें रखो, आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी है -1 ये माइनस, वैसा ही आई मिनिमा। कई बार इसका होल स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं। आई मिनिमा बराबर आर मिनिमा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे भी आई मिनिमा अगर उससे कहें इंटेंसिटी ही हीट ड्रम में √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। जैसे यहाँ लिखा था ना आई मिनिमा, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये √I1 माइनस √I2। ठीक है? तो ये है हमारे कंडीशन भी और मैक्सिमा मिनिमम इंटेंसिटीज। ठीक है? इस अब बोलो दूसरा। हाँ भाई अनुज, कुछ पूछना हो तो बोलिए। अब आप देखिए, इनको मैं समराइज कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। I1 बाई I2 बाई a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दो सोर्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का b है। तो I1 बटे I2 क्या होगा? k a स्क्वायर अपॉन k b स्क्वायर, वो कट गया। यानी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की रेशियो कैसे रिलेटेड। दूसरा, अगर अब मुझे ये कहना, अच्छा ये लेना है, अगर आपको दे रखी हो, कई बार क्या दिया होता है? इन द इंटरफेरेंस पैटर्न रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज दिस। इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस के बाद की रेशियो दे रखी है। इंटरफेरेंस हो चुका होता है तो मिनिमा और मैक्सिमा बनते, तो उनकी रेशियो दे रखी होती है आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा। क्या है? या तो आप ऐसे कहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। या अगर इंटेंसिटी ही दे रखी है तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये √I1 माइनस √I2 का। ठीक है? इस ढंग से ये हमारी वैल्यूज। नीचे इसमें वही फार्मूले तो मैंने कहा पहले लिखे जाने चाहिए। क्लियर? अब आप समझिए, एक न्यूमेरिकल देखो, उससे थोड़ा आपको आइडिया। इफ इंटेंसिटी रेशियो
in interference is 25:1, या थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सा बदल रहा हूं, 9:25 कर दीजिए. Find ratio of amplitudes of light from two sources and their intensity ratio. उनकी इंटेंसिटी रेशियो बताओ. देखिए क्या दिए, इंटरफेरेंस में दे दी, मतलब मैक्सिमा मिनिमा बनने के बाद की इंटेंसिटी, और निकालना क्या है, A बाई बी, वही एम्पलीट्यूड की रेशियो, और I1 बाई I2, उन दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी रेशियो. ये निकाल. तो देखिए ये 9:25 क्या है भाई, I max बाई I मिनिमा. गलत है ये, 9 ज्यादा है या 25 ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर मिनिमा की दे दी जानबूझ के जैसे, तो 9/25 तो मिनिमा बटे मैक्सिमा है ना, तो इन्होंने दे दी I मिनिमा अपॉन I मैक्सिमा, और वो होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दे दिया क्या, 9/25, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो A माइनस बी अपॉन A प्लस बी कितना हो गया, 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5A माइनस 5B, 3A प्लस 3B, ये आ गया 2A बराबर है 8B, और A बाई बी आ गया 4, A बाई बी आ गया. A बाई बी क्या हो गया 4, तो I1 बाई I2 क्या हो गया, इनका स्क्वायर, I1 बाई I2 क्या हो गया, A बाई बी का होल स्क्वायर. A स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कह सकते हो, 4 का स्क्वायर मतलब 16. इस तरह से कई बार उल्टा दिया होता है, इंटेंसिटी रेशियो दी होती है या एम्पलीट्यूड रेशियो दी होती है. जैसे इसी का एक उल्टा न्यूमेरिकली कहूं कि भाई इफ two sources have intensity ratio. Now, ratio of amplitudes as 5:3. मान लीजिए दे, what is intensity ratio in interference pattern? जो इंटरफेरेंस बना उसमें क्या इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है. तो फिर हम क्या कहेंगे, अरे A बाई बी दे दिया, ये A बाई बी 5/3, A आ गया 5/3B, पुट कर दो. इस I मैक्सिमा पहले लिखना होता है, A प्लस बी ऊपर ले लो, I मैक्सिमा बाई I मिनिमा, A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी का होल स्क्वायर. A की जगह 5/3 रख दिया, 5/3B प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ गया 5/3B माइनस बी, तो ये आ गया जी 8 है ना, 8 तो 64 नीचे आ जाएगा 16 ही आ गया. ये आगे 16:2, ठीक है. इस ढंग से आप कह सकते, तो ये हमारे इसके
अब इसमें एक बात और देखिए, ये लिखनी भी है, इफ सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, यानी कि कोहेरेंट नहीं है, दोनों सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है। अगला टॉपिक में कराना नहीं चाहता क्योंकि पूरा नहीं होगा, और डिटेल में तो हल करेंगे। इनकोहेरेंट मतलब कोहेरेंट नहीं है, तो आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगी भाई, I1 प्लस I2। वो cos फाई वाला कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सीधी I1 प्लस। ठीक है। अब क्वेश्चन एक और भी है जो इसमें एक टॉपिक और लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वो ये कहता है कि जी दो सोर्सेज मिली लाइट, एक जगह ब्राइटनेस होगी, इसका मतलब लाइट पैदा हो गई, क्या जनरेट हो गई, और एक जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब लाइट लॉस हो गई। ये तो जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है, ऐसा दिखता है कि लाइट इज जनरेटेड एज वेल एज लाइट इज डिस्ट्रॉयड, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। क्यों? एक्चुअली इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from the position of dark fringe to the position of bright fringe. Average energy will remain same. Average energy same रहेगी। कैसे? देखिए, in interference I मैक्सिमा क्या बताया मैंने, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 ना का होल स्क्वायर। I मिनिमा क्या बताया, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। एवरेज I एवरेज, इन दोनों की एवरेज क्या हुई, I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा बाई 2, एवरेज देखिए, और क्या बन गया बेटे, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर बाई 2। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस ये क्या होगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2। इससे ये करते हैं I रिजल्टेंट 2I1 प्लस I2 बाई 2 कट गई, I एवरेज आंसर, I एवरेज। अरे यही तो थी I1 प्लस I2। इफ नो इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस है ही नहीं तो हर जगह क्या आएगी, I1 प्लस I2। अरे एक सोर्स से I1 दूसरी सोर्स से I2 जुड़ गई, अरे बराबर ही तो है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एवरेज एनर्जी इज सेम, एवरेज एनर्जी इज सेम, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो जनरेशन ऑफ। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहे, इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मिनिमा टू द पोजीशन ऑफ मिक्स। ठीक है, दिस इज। और देखिए एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है,
मैंने क्या कहा, अगर दो आइडेंटिकल सोर्सेज हों, हमें वैसे ही पता है, इफ सोर्सेज आर आइडेंटिकल, जो होते ही हैं आमतौर से। आइडेंटिकल का मतलब है बेटे ए बराबर है बी या बी बराबर है ए, और I2 बराबर है क्या हो गया I1। ठीक है, सीधा लगाना, I2 बराबर है नहीं, ये तो नहीं करना, ये क्या कर रहा हूँ। हाँ, B is equal to this R, that is resultant क्या था, a square plus a square plus 2a square cos theta, बिल्कुल वेक्टर वाला। एक मिनट रुको, R is equal to 2a square, कॉमन लिया 1 plus cos theta, 2a square, डबल एंगल का फार्मूला 1 plus 2 cos square theta by 2 minus 1, 1 कट गया, 2 बाहर अंडर रूट में से 2 आ गया, 2a cos theta by 2। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कहां था ट्राइंगल लॉ में, जब दो बराबर वैल्यू के वेक्टर हो, थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो, तो उनका रिजल्टेंट। अगर मैं इंटेंसिटी कहूं तो क्या होगा, आई, उसी फार्मूले में क्या था, I1 प्लस I1 प्लस 2 अंडर रूट I1 तो I1 cos थीटा भैया, यानी कि ये आ जाएगा 4I1 cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बाई, यही आना I। ठीक है, I रिजल्टेंट। ये जैसे 4a स्क्वायर मतलब I1 हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई। एक और न्यूमेरिकल लिखिए लास्ट आज का, इन इंटरफेरेंस पैटर्न two identical sources, intensity of maxima is I naught या K unit and static K unit. What is intensity of a point where path difference is lambda by 4। तो मैं कहूं जी आइडेंटिकल सोर्सेज है, आई रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, I1 प्लस 2 अंडर रूट I1 cos फाई तो 1 होता है। ठीक है, ये वैसे तो cos फाई होता है, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, K बराबर है 4I1, इक्वेशन नंबर I1 मतलब K I नोट भी दे सकते थे K की जगह, यहां इन्होंने दे दिया, तो I नोट बाई 4 है I1 की वैल्यू। अब इसके कई केस हो सकते हैं, एक तो ये है जिसमें लैम्डा बाई 4 है, एक ऐसे भी कह सकते हैं इफ वन स्लिट इज क्लोज्ड, भाई 2 स्लिट थी, इसमें तो एक स्लिट बंद कर दी, अरे तो फिर I1 है तो होगी पहले ही, एक से तो I1 ही आएगी, तो मैं कह देता K बाई 4 आ गई। समझ गए क्या आ गई, K बाई 4। अब हम कह रहे हैं, अरे कौन है, कहां खड़ी करके है उसको, मेन रोड पे सामने खड़ी कर देते, K बाई 4। तो इनका लैम्डा बाई 4 है पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालूंगा ना, फाई की क्या वैल्यू होगी, लैम्डा बाई 2 बाई उल्टा
2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा पाई बाई 2, और इस इक्वेशन में अब लैम्डा बाई 2 रख दो ना, सॉरी पाई बाई 2 रख दो, तो cos पाई बाई 2 के आई रिजल्टेंट नया क्या आ जाता 2i1, मतलब 2k बाई 4, तो 2 से 2 करते हैं k बाई 2 आ जाए, यानी उस पॉइंट पर k बाई 2 आ जाए। दिशा समझ नहीं आई? ठीक है, कल का